तो दोस्तों आजकल बहुत ही ज़्यादा हमारा रिमझिम बुक का ट्रेंड चल रहा है, जो कि केवीएस के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी बुक से पूछे जा रहे हैं। तो आज मैं आपको रिमझिम बुक के कुछ चैप्टर कराने वाला हूँ, जिन चैप्टरों से सबसे ज़्यादा सवाल हमारे पूछे जा रहे हैं। तो इनमें कुछ ऐसे पात्र हैं जिनसे बार बार उन पात्रों को क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ही कुछ स्टोरीज हैं जो हमारी अगली वीडियो में भी आने वाली हैं। और ये स्टोरी सुनने के बाद आप की बचपन की यादें एकदम तरोताज़ा हो जाएंगी और आप टेंशन फ्री हो जाएंगी। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। स्टोरी आपकी थोड़ी सी बड़े लंबी है, लेकिन आपको लास्ट तक जरूर देखना है इस वीडियो को, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो हमारी स्टोरी है जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। वो बहुत ज़्यादा अकबर जो था वो बीरबल को पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सारा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत ज्यादा अभिमान था। बीरबल को वो तो अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की तो तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती जैसे न कारखाने में तूती की आवाज। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। यानी ख्वाजा साहब की अगर चलती तो वो बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच समझकर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। यानी ख्वाजा ने बहुत सोच समझकर कुछ मुश्किल प्रश्न सोचे। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। यानी ख्वाजा ने कुछ ऐसे प्रश्न तैयार किए थे जो बीरबल को छक्के छुड़ाने थे। वह लाख कोशिश करने करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। यानी कि वो अपने मन में सोच रहा था ख्वाजा कि बीरबल से मैं ऐसे क्वेश्चन करूंगा कि बीरबल उनके उत्तर दे ही नहीं पाए। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सारा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। आप भी अपनी लंबी चौड़ी बातों में के धोखे में आ जाते हैं। यानी कि वो उसने बादशाह अकबर से कहा कि बीरबल बहुत बुद्धिमान बनता है और आप उसकी लंबी चौड़ी बातों में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई मापें। अब ख्वाजा सारा ने कहा अकबर से कि आप 3 सवाल पूछिए बीरबल से, उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ये ऐसा ख्वाजा ने अकबर से कहा। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया। यानी बीरबल को बुलाया। उसने कहा, बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम इसके उत्तर दे सकोगे? तो ख्वाजा ने बीरबल से प्रश्न करना चालू किया। बीरबल बोले, जहां पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अब ख्वाजा ने अपने 3 सवाल जो थे वो बादशाह को लिख के दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? यानी अकबर ने बीरबल से पहला सवाल पूछा जो कि ख्वाजा ने लिखा हुआ था कि संसार का केंद्र कहाँ है। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया। नहीं, बीरबल ने अपनी छड़ी गाड़ दी जमीन पर। यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो फीते से सारी दुनिया को माप कर दिखा दें। अब भाई ये बताइए कि फीते से कोई किसी दुनिया को नाप सकता है क्या? इतनी बड़ी दुनिया है कि कोई फीते से नाप ही नहीं सकता। तो बीरबल ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। अकबर ने दूसरे प्रश्न में किया, आकाश में कितने तारे हैं? अब अकबर ने दूसरा प्रश्न किया बीरबल से जो ख्वाजा ने अकबर को दिया हुआ था कि आकाश में कितने तारे हैं। तो बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा। अब बीरबल बहुत ही बुद्धिमान था दोस्तों। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या की तुलना कर ले। अब कोई किसी के बाल कैसे गिन सकता है दोस्तों? आपको ही पता होगा कि कोई किसी के बाल गिन ही नहीं सकता। अब बीरबल ने ऐसे उत्तर दिए कि ख्वाजा भी अचरज में पड़ चुका था।
अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, यानी अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? संसार की आबादी कितनी है? तो बीरबल ने कहा, जहांपना संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोग को एक जगह इकट्ठा किया जाए तो उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौराए सिकोड़कर बोले, यानी ख्वाजा साहब नाक भौराए, ये हमारे ख्वाजा साहब हैं, ये नाक सिकोड़कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। तो बीरबल बोले, भैया ऐसे सवाल करोगे तो ऐसे ही जवाब मिलेंगे आपको, पहले मेरे सवालों को गलत साबित कीजिए। तो इन ख्वाजा साहब ने कहा कि मेरे सवाल को गलत साबित कीजिए बीरबल से। आगे बढ़िए तो ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। तो ये थी हमारी अकबर और बीरबल की स्टोरी, जैसा सवाल वैसा जवाब। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की और ये भी बहुत ही मजेदार स्टोरी रहने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। हमारी अगली स्टोरी है मुफ्त ही मुफ्त। ये भी बहुत ही मजेदार स्टोरी है, भले थोड़ी सी लंबी हो लेकिन आपको बहुत ही मजा आएगी, आपकी बचपन की याद एकदम तरोताजा होने वाली दोस्तों। तो जो लोग अभी केवीएस का एग्जाम देने वाले हैं वो लोग इस स्टोरी को जरूर सुने, आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा और बचपन की यादें ताजा हो जाएंगी और टेंशन फ्री हो जाएंगे आप। तो हमारी स्टोरी है, एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ, यानी भीखू भाई हमारे नारियल खाने का उनका मन हुआ। ताजा मुलायम कसा हुआ, यानी कैसा खाने का मन हुआ? ताजा मुलायम कसा हुआ, शक्कर के साथ। मम, उसके बारे में सोचते ही, यानी कि वो सोचते थे मम करके, उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने ओंठों को चटकारा, यानी ओंठों को चटकारा। वाह क्या मीठा मीठा स्वाद होगा, वाह क्या बात है। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। अब समस्या कौन सी थी भाई? घर में तो एक भी नारियल नहीं था, यानी कि भीखू भाई के घर में कभी नारियल ही नहीं था। ओहो ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। तो भीखू भाई सोचे कि मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लाभू बेन से कहा, क्या कहा लाभू बेन से? लाभू बेन अपने कंधे उचकाकर बोली खाना है तो जाना है, यानी कि उसने कहा कि भैया खाना है तो जाना पड़ेगा। तो नारियल अभी अगर आपको खाना है तो बाजार तो जाना ही पड़ेगा, ये उनकी पत्नी लाभू बेनी बोली। एक समस्या और थी। अब समस्या क्या थी? भीखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे भैया, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अरे भीखू भैया, पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे जब आपको नारियल खाना है। लाभू बेन बोली, हाँ पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे भैया, आपको नारियल खाना है तो पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। अब तक तो मुझे पता लग गया होगा कि भीखू भाई जरा कंजूस थे, यानी कि भीखू भाई क्या थे? थोड़ा सा कंजूस थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए। अब वो खेत जाकर बरगद के नीचे बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं मैं, क्या करूं, यानी कि वो कहने लगे क्या करूं मैं भाई, क्या करूं। मगर नारियल खाने के लिए ऐसा ललचाए कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लुभेन से बोले, यानी वो वापस आ गए, इतना लालच आ गया था उनको, मतलब जी उनका मान नहीं रहा था खाने के लिए, मतलब जी रह नहीं पा रहा था बिना नारियल खाए बगैर। तो उनका लालच ललचाए और वापस आ गए घर। अच्छा मैं बाजार तक हो आता हूँ। तो वो बोले अपनी पत्नी से कि भैया मैं बाजार हो आता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। जूते पहनकर छड़ी उठाकर भीखू भाई निकल पड़े भैया। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भीखू भाई ने इधर कुछ देखा उधर कुछ उठाया और दाम पूछते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। वे नारियल वाले, नारियल कितने के दोगे? ने नारियल वाले से बोले, नारियल कितने के दोगे? भीखू भाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपए में काका, 2 रुपए में काका, बस 2 रुपए में। भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज्यादा, 1 रुपए में दे दो। अब भीखू भाई थे भाई कंजूस, उन्होंने कहा 1 रुपए में दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपए सही दाम है, ले लो या छोड़ दो। अब ये हमारे यहाँ से नारियल ले रही है दुकान वाला, ये भीखू भाई हमारे। भीखू भाई बड़बड़ाए, अच्छा तो बताओ 1 रुपए में कहाँ मिलेगा? अब पूछे भैया कि 1 रुपए में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा,
यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहां शायद मिल जाए। अब दुकान वाले ने कहा कि मंडी चले जाओ, वहां शायद आपको मिल जाए। सो भीखू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले टहलते, एक मौका और, रुपए भर भी बच जाता भी हो जाएगी। खुशी से गुरगुराते भीखू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। मंडी में क्या फैला हुआ था? कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही मंडी। अब भैया हमारे भीखू भाई ये मंडी पहुंच गए। बटाटा आलू, बटाटा आलू। अब वहां पे मंडी में बटाटा आलू, बटाटा, कांदा प्याज, गाजर गाजर, गोभी गोभी, गोभी बंद गोभी, ये सब वहां पे दिख रहे थे। माथे का पसीना पोंछकर भीखू भाई ने इधर उधर ताका। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई एक नारियल कितने में देंगे? सिर्फ 1 रुपए का काका। तो उसने नारियल वाले ने कहा 1 रुपए का काका। नारियल वाले ने जवाब दिया, ये तो जो चाहो ले लो जल्दी। शू छे भाई, शू छे? भीखू भाई ने कहा, यह क्या, मैं इतनी दूर से आया हूं और तुम पूरा 1 रुपए मांग रहे हो? 50 पैसे काफी हैं। भीखू भाई ने कहा 50 पैसे काफी हैं, मैं इस नारियल को लेता हूं और तुम या ले लो, पकड़ो 50 पैसे। नारियल वाले ने झट भीखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया। अब भैया नारियल छीन लिया और बोला, माफ करो काका, 1 रुपया कुछ नहीं। लेकिन भीखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहां तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। अब भीखू भाई को बंदरगाह भेज दिया, कहता वहां चले जाओ और वहां पे हो सकता है तुमको 50 पैसे का नारियल मिल जाए। अब भीखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे। अब भीखू भाई भैया सोच में पड़ गए। आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं। वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। पैरों की घसीटते हुए भीखू भाई चलने लगे। अब भाई भीखू भाई आगे बढ़ गए। हर 2 कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफेद रुमाल निकालकर अपना पसीना पोंछते। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा मिला भाई उनको आगे। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई एक नारियल कितने में देंगे? भीखू भाई ने ये पूछा और कहा, ये तो काफी अच्छे दिखते हैं काका, या कोई पूछने वाली बात नहीं, केवल 50 पैसे। नाव वाले ने कहा, यह पूछने वाली बात नहीं है, 50 पैसे में है। 50 पैसे? भीखू भाई मानो हैरानी के छक्के बक्के हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हूं, इतना थक गया हूं, तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, या लो रख लो। ऐसा कहते हुए भीखू भाई झुककर नारियल उठाते ही वाले थे। नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे हाथ कोई सौदा वैदा नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद उसने भीखू भाई की ओर देखा, ध्यान से देखा और जरा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए नारियल, बगीचे से में चले जाओ और वहां ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। भीखू भाई आगे कहाँ पहुंचे? भीखू भाई ने फिर अपना आप को समझाया, इतनी दूर आया हूं, अब बगीचे तक जाने में हर्ज क्या है? सच बात तो यह थी कि वे काफी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से उनमें फुर्ती आ गई भाई। अब भीखू भाई बहुत कंजूस था, उसको बताओ कहाँ पहुंच गया। भीखू भाई ने सोचा दोगुना ज्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे। कोई भी चीज मुफ्त में कहाँ मिलती है। भीखू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहां से माली को देखकर उसने पूछा, एक नारियल कितने में बेचेंगे? तो ये हमारा था भीखू भाई और ये नारियल पर पूछ गए। माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक। देखो कितने बड़े बड़े हैं। हे भगवान, अब भीखू भाई बोल रहे, हे भगवान, 25 पैसे। पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी
जूते घिस गए, पैर थक गए, बस पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। देखो मैं कितना थक गया हूँ। भीखू भाई को बात सुनाकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना। यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल। पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहे तोड़ लो। वहां नारियल की कोई कमी नहीं थी। पैसे तो मेरी मेहनत के हैं, सच जितना चाहूं उतना ले लूं। भीखू भाई तो खुशी से फूले न समाये भाई। मेरा मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भीखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई। जितने नारियल चाहे तोड़ लूं और पैसे भी ना दूं। क्या बात है। भीखू भाई ऊपर पहुंच गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों से अपने बढ़ाने लगे। सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए फिसल गए। भीखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ा। दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। ओ माँ, अब मैं क्या करूं? भीखू भाई चिल्लाने लगे। भीखू भाई क्या हुआ? चिल्लाने लगे, अरे माई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं है काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी। बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। अब भाई माली भी हट गया पीछे। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, अब कुछ मुफ्त। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। अरे ओ, भीखू भाई जोर जोर से बुलाने लगे, ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। बस वह आदमी ऊंट पर पीठ पर फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते। इतने में एक घुड़सवार आया। अरे संभलो छो। पेड़ से लटकते हुए दोनों पुकारने लगे, सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दुहाई की, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। हम 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर खड़ा हुआ। लेकिन कौन कहता कि घोड़ा ऊंट से बेहतर है। हरी हरी घास दिखाई देने लगी तो दोनों एक जैसे ही हो गए। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को। ऊंट वाले के पैर से लटकते हुए एक दो और बात तीन तीन झूलते रहे नारियल के पेड़ पे। अब काका काका कसके पकड़े रहे ना। हाँ, घुड़सवार के पसीना पसीना होते हुए कहा, जब तक कोई बचाने वाला ना आए कहीं छोड़ न देना, ये घुड़सवार ने कहा। अब तीनों एक दूसरे में लड़ गए। पहले हमारे थे भीखू भाई, फिर ऊंट वाला, उसके नीचे आ गए हमारे कौन? घुड़सवार। मैं आपको 100 रुपए दूंगा। अब घुड़सवार ने कहा कि मैं आपको 100 रुपए दूंगा। काका काका। अब ऊंट वाले की बारी थी। मैं आपको 200 रुपए दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। 100 और 200 100। बाप रे बाप, 300 रुपए। भीखू भाई का सिर चकरा गया। इतना सारा पैसा। खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया। नारियल गया हाथ से छूट। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे। घुड़सवार, ऊंट सवार और यानी कि घुड़सवार, ऊंट सवार और भीखू भाई अपने आप को संभाले ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आई होप बहुत मजेदार आपको कहानी लगी होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही 2-3 स्टोरी और लेकर के। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको ये स्टोरी देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये आपके केवीएस के 8 से 10 नंबर के एग्जाम आ रहे हैं इससे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।